17 जून 1972 अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन 5 लोग चोरी चुपके ऑपोजिशन पार्टी के यानी डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी के हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद ऑफिस के अंदर स्पाइंग डिवाइसेस लगाना और पार्टी से रिलेटेड कागज चोरी करना, उनके जो लीडर्स हैं उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी खंगालना। लेकिन ये अपने काम को अंजाम देने से पहले पकड़े जाते हैं और उसके बाद जो होता है उसे अमेरिकन पॉलिटिक्स के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैंडल माना जाता है। जब पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि ऑफिस में घुसने वाले लोग कोई मामूली चोर नहीं बल्कि ये रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के री इलेक्शन कमिटी से जुड़े हैं और उनका मकसद था विपक्षी पार्टी की सीक्रेट जानकारी, इंबैरेसिंग इंफॉर्मेशन को निक्सन को देना जिससे वो 1972 का इलेक्शन जीत जाए। इस बात को फिर छुपाने के लिए निक्सन ने एक कवर अप ऑपरेशन को अंजाम दिया। लोगों को पैसा खिलाया गया, यहां तक कि एफबीआई और सीआईए का इस्तेमाल किया गया। लेकिन निक्सन की किस्मत खराब निकली। उसके काले करतूतों के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट को पता चल गया क्योंकि एक सीक्रेट इन्फॉर्मर जिसका नाम डीप थ्रोट था, उसने निक्सन की पोल खोल दी अखबार के सामने। यहां तक कि एक टेप भी मिला, एक ऑडियो टेप, जिससे यह बात साबित हो गई कि निक्सन ने निजी तौर पर इस कवर अप में हिस्सा लिया था, इसे ड्राइव किया था। फिर क्या था? देश के सुप्रीम कोर्ट ने टेप को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। निक्सन की खूब छीछा लेदर हुई। उसके अपने पार्टी ने अपना सपोर्ट, अपना हाथ खींच लिया और कांग्रेस में इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो गई। अपने आप को हर तरीके से घिरा पाके निक्सन ने इस्तीफा देना बेहतर समझा, इससे भला कि मैं इंपीच हो जाऊं। वो पहले अमेरिकन राष्ट्रपति बने जिन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी। हालांकि उनके सक्सेसर जेराल्ड फोर्ड ने उन्हें पार्डन तो कर दिया, उन्हें कोई जेल की सजा नहीं हुई, लेकिन यह एक सबक था अमेरिका और पूरी दुनिया भर के डेमोक्रेसीज के लिए कि सत्ता में रहने के लिए बड़े से बड़ा लीडर छोटी सी छोटी ओछी हरकत भी कर सकता है। क्या पिछले 24 घंटों में भारत ने अपना वाटरगेट स्कैंडल होते हुए देखा है? टीएमसी के लीडर्स का तो यही कहना है, लेकिन यहां विपक्षी पार्टी के ऑफिस में या उनके सपोर्टर्स के घरों पर कोई चोर नहीं बल्कि देश की इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड मारा। टीएमसी का आरोप है कि यह 5 साल पुराने केस में बंगाल इलेक्शन के ठीक पहले उनकी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक पर रेड का मकसद करप्शन पकड़ना नहीं बल्कि टीएमसी के सारे पॉलिटिकल कैंडिडेट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, कैंडिडेट लिस्ट, बूथ लेवल वर्कर्स का डेटा चुराना था। इस रेड में एक जबरदस्त मोड़ आया जब ममता बनर्जी खुद इस रेड के बीच में फाइल, हार्ड ड्राइव उठाकर बाहर आ जाती हैं और मोदी शाह के ऊपर जमकर वार करती हैं। बंगाल में टीएमसी इस रेड को बीजेपी का डेस्परेशन और डेमोक्रेसी की हत्या बता रही है। कोलकाता में प्रोटेस्ट मार्च भी निकाले गए, यहां तक कि दिल्ली की कड़कती हुई सर्दी में अमित शाह के घर के सामने टीएमसी लीडर्स ने धावा बोल दिया। बात यहां सिर्फ टीएमसी और बंगाल इलेक्शन की नहीं हो रही है, चाहे आप मोदी को पसंद करो या राहुल को या ममता दीदी को। बात यहां ईडी के एक डिस्टर्बिंग पैटर्न पर है। जहां देश में हाई लेवल करप्शन चरम पर चल रही है, वहीं ईडी 98% रेड जो पॉलिटिशियंस पर करती है वो विपक्षी नेताओं पर ही होता है और वो भी ठीक इलेक्शन से पहले। बाकी 2% का क्या होता है उस पर भी अभी आते हैं, लेकिन देशभक्त के आज के एपिसोड में फोकस करेंगे क्यों पड़ी रेड भाई आईपैक के ऊपर। क्या है ये आईपैक? क्यों ये संगठन इतना खास है कि ममता बनर्जी रेड के बीच में वहां आ धमकी? क्या ममता बनर्जी इस रेड को राजनीतिक मुद्दा बनाकर बीजेपी को पीछे ढकेल रही हैं या बीजेपी उनकी दखलंदाजी को बहाना बनाकर उनकी गिरफ्तारी की पहल करेगी? क्या बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है? क्या है बीजेपी की मजबूरी बंगाल में? भाई 3 से 77 सीट तक का फासला तो उन लोग ने कर दिया, लेकिन क्यों ममता बनर्जी को हटाना इतना मुश्किल साबित हो रहा है? और क्यों हमें यह समझना चाहिए कि ईडी के इस बर्ताव से कोई पार्टी विशेष नहीं बल्कि देश की डेमोक्रेसी को गहरा चोट पहुंच रहा है? और हालांकि मामला काफी गंभीर है, लेकिन इस पूरे ड्रामे में कॉमेडी भी हुआ जब अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक चैनल को ममता बनर्जी ने खुलेआम सबके सामने दलाल कह दिया। शायद पहली बार हुआ होगा कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने एक गोदी चैनल को ऐसे संबोधित किया। साल 2013 में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस या सीएजी की स्थापना की। मकसद साफ था, नरेंद्र मोदी के 2014 लोकसभा इलेक्शन कैंपेन को सपोर्ट करना। भारी इलेक्शन जीत के बाद सीएजी बदल जाता है इनटू इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमिटी या आईपैक।
हालांकि आईपैक में किशोर मुख्य भूमिका निभाते हैं इनिशियल इयर्स में, लेकिन 2021 आते आते वो आईपैक से अलग हो जाते हैं राजनीति में कदम रखने के लिए। लेकिन आईपैक ने बीते दशक में इलेक्शंस की काया पलट कर दी है, उस पर कोई डिबेट नहीं है। उनके जो एक्सटेंसिव फील्ड सर्वेस होते हैं, डेटा एनालिटिक्स टूल्स होता है, टारगेटेड मैसेजिंग होते हैं, लार्ज स्केल वॉलंटियर नेटवर्क्स जो हैं, हर बार वो इलेक्शंस का परिणाम कुछ हद तक बदलने में सफल होते हैं। और आईपैक सच में कंसल्टेंसी ही है, आइडियोलॉजी नहीं है। उनको क्लाइंट के पैसे से मतलब है, चाहे आपका इज्म जो भी हो। इसीलिए नीतीश कुमार के महागठबंधन बिहार में 2015, अमरिंदर सिंह के कांग्रेस पंजाब में 2017, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश 2017, वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश 2019, आप दिल्ली में 2020, डीएमके तमिलनाडु में 2021, सब जगह आईपैक ने काम किया है, सबके साथ काम किया है, घाट घाट का पानी इन्होंने पिया है। लेकिन टीएमसी के साथ इनका एक सॉलिड रिश्ता है। बीजेपी के बंगाल के तरफ कूच को रोकने के लिए टीएमसी की मदद आईपैक 2021 से करती आई है और इस इलेक्शन में भी बड़े दौर पर कर रही है। लेकिन आईपैक की टीएमसी से यह नजदीकी या टीएमसी को सपोर्ट करना कम से कम ऑफिशियल कारण तो नहीं है, जिसके लिए 8 जनवरी की सुबह 6:05 पर ईडी की टीम पहुंच जाती है आईपैक के दफ्तर कोलकाता के सेक्टर 5 में। और कुछ ही मिनट बाद 6:30 बजे प्रतीक जैन, जो कि आईपैक के कर्ता धर्ता है आजकल, उनके घर पर दस्तक पड़ती है। ऑफिशियली कारण बताया जाता है 2020 का एक पुराना कोल स्कैम केस, जिसमें ईडी का दावा है कि एक हवाला ऑपरेटर ने कई करोड़ रुपए आईपैक को भेजे थे। 5 साल बाद ईडी को इस केस के बारे में संज्ञान कैसे हो जाता है, ईडी जग कैसे जाती है? अब हो सकता है क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और पूरी की पूरी टीएमसी की जो स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, वो आईपैक संभाल रही है। या ये भी हो सकता है कि ईडी ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया हो 31st नाइट को कि हाँ, सारे पुराने केसेस 2026 में हम सुलटा देंगे। अब कारण जो भी हो, चीजें ईडी के मुताबिक नहीं जाती हैं, क्योंकि 11:30 बजे तक तो रेड ठीक ठाक चलती है, बड़ी शांतिपूर्वक। लेकिन फिर लाउडन स्ट्रीट पर, जहां प्रतीक जैन का घर है, वहां कोलकाता के कमिश्नर ऑफ पुलिस आ धमकते हैं और उसके 30 मिनट के अंदर अंदर खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी आ धमकती हैं रेड के लोकेशन पर। शायद ही हमने देश के इतिहास में ऐसा दृश्य देखा हो जहां एक लाइव रेड के बीचों बीच एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर आ जाती है और वहां से एक फोल्डर, एक हार्ड डिस्क, एक लैपटॉप उठाकर बाहर आती है। चोरी छुप कर नहीं, साड़ी में छुपा कर बाहर नहीं आती हैं, खुले में बाहर आती हैं, कह के बाहर आती हैं कि यह सामान मेरा है और मैं इसको यहां से उठा कर ले जा रही हूं। और इसी के साथ साथ अमित शाह और मोदी पर एक आक्रमक रूप से अटैक होना शुरू होता है। जंग का ऐलान आप मान लीजिए हो जाता है, यह कह के कि ममता बनर्जी कहती है कि यह रेड कोई स्कैम का खुलासा करने के लिए नहीं, यह रेड टीएमसी का डेटा, टीएमसी का स्ट्रेटेजी चुराने का एक बहाना है। Party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? ममता बनर्जी का काम यही खत्म नहीं होता है। फिर वो पहुंचती है आईपैक के दफ्तर, जहां ईडी की रेड भी चल रही थी। 5 साल पुराने केस में जहां उन्हें अहम इंफॉर्मेशन अपैरेंटली मिलने वाला था, वहां भी ममता बनर्जी ने 3-3.5 घंटे तक धरना दिया। फाइनली करीबन 5:30 बजे ईडी की टीम आईपैक के दफ्तर से निकलती है। लेकिन इसी के बीच में ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। ईडी पर धावा बोलने के साथ साथ जादवपुर बस स्टैंड से हाजरा क्रॉसिंग तक रैली भी निकाल दी। मोदी शाह को भर भर कर खरी कोटी भी सुना दी। अब सब लैंड पर से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट। बीजेपी इज ए किलर पार्टी, दे आर द ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी। ममता बनर्जी का साफ मानना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उनके घर पर अगर चोरी हुई तो उनका ड्यूटी बनता है कि वो उसका मुकाबला करे। उन्होंने एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोलकाता के शेक्सपियर सरनी स्टेशन में अपनी पर्सनल कैपेसिटी में एक एफआईआर भी दर्ज कर दी है ईडी के खिलाफ। इल्जाम लगाया है थ्रेफ्ट एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। दूसरी एफआईआर पुलिस ने सुओ मोटो फाइल की है फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स।
अब वही एक्सटॉर्शन वही इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी चुप नहीं बैठी हुई है। उसने कैलकाटा हाईकोर्ट में प्ली दाखिल की है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर में चल रहे रेड में दखलंदाजी दी, वहां से सामान उठाया। क्योंकि ईडी का मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के बारे में वहां छानबीन हो रही थी और ममता बनर्जी जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। अब टीएमसी ने भी एक केस फाइल कर दिया है कैलकाटा हाई कोर्ट में, यह दावा करते हुए कि आईपैक पर जो रेड है उसका मकसद टारगेटेड सीजर ऑफ पार्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ही है। उधर टीएमसी इस जंग को बाय द वे कोर्ट में कम, मीडिया और रस्ते पर ज्यादा लड़ रही है। कोलकाता में मोर्चा संभाला ममता बनर्जी ने, दिल्ली में महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन जैसे टीएमसी के लीडर्स अमित शाह के घर के सामने आ धमके, यह मांग करते हुए कि अगर बंगाल जीतना है तो खुलेआम इलेक्शन लड़ो, ये चोरी चकारी क्यों कर रहे हो। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने टीएमसी लीडर्स को हैंडल किया, उन्हें जबरन डिटेन किया, उससे ममता बनर्जी को फिर से हथियार मिल गया बीजेपी पर वार करने के लिए। अपने लेटेस्ट ट्वीट में ममता ने लिखा है कि अगर बीजेपी सरकार हमें सड़कों पर घसीटेगी तो हम भी उन्हें घसीटेंगे और संविधान याद दिला देंगे। अब सवाल यह है कि कोर्ट आगे जाकर, आगे वाले दिनों में, आज तो स्थगित हो गया क्योंकि इतना शोर शराबा था कोर्ट में, कोर्ट आगे जाकर क्या करेगा? या तो वो ईडी के शानदार ट्रैक रिकॉर्ड को देखेगा और ईडी से पूछेगा कि इलेक्शन से ठीक पहले ये 5 साल पुराना केस कैसे याद आ गया, या फिर जैसा कि आजकल होता है कोर्ट ममता बनर्जी की तरफ देखेगा और रेड में दखलंदाजी देने के लिए जोर से ममता बनर्जी पर फटकार लगाएगा। अब कोर्ट क्या देखे ना देखे हमें मालूम नहीं, लेकिन ईडी के एक शानदार जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर देशभक्तों की नजर जरूर जानी चाहिए। वैसे तो एक्सटॉर्शन, मेरा मतलब है वैसे तो इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट देश की प्रीमियर एजेंसी है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन अपराध की छानबीन के लिए बनाया गया है। सीबीआई तब भी कुछ हद तक अपने आप को इंडिपेंडेंट कह सकती है, लेकिन ईडी तो डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, तो यह सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है। मोदी सरकार ने ईडी को और भी ताकतवर बना दिया है लेजिस्लेशन लाकर। इसीलिए नहीं बाय द वे कि आपके और मेरे अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाए, बल्कि ईडी को ताकतवर इसलिए बनाया गया है जिससे विपक्ष को कंट्रोल में रखा जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा कह रहा है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप भारत देश को सपोर्ट करते हो, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हो, तो यह आपके लिए एक चिंताजनक विषय है। आंकड़े यह दिखाते हैं कि पिछले 1 दशक में पॉलिटिशियंस के खिलाफ जब ईडी ने करीबन 200 छापे मारे हैं, अच्छी बात है, छापे मान रहे हो भाई, मोदी जी ने कहा था ना, न खाता हूं न खाने दूंगा। लेकिन यह क्या, अगर आप डिटेल में देखोगे तो 95 से 98% जो रेड होते हैं पॉलिटिशियंस पर, वो विपक्षी पार्टी, विपक्षी नेताओं के ऊपर ही होते हैं। वाह क्या सीन है। जितना स्वच्छ भारत उतना स्वच्छ बीजेपी है। कोई करप्शन ही नहीं है बीजेपी के नेताओं में, सारे के सारे जो करप्ट हैं वो विपक्ष में बैठे हैं। थोड़ा और डेटा खंगालोगे तो मिलेगा आपको यह इंफॉर्मेशन कि ज्यादातर ये जो रेड्स होते हैं ठीक इलेक्शन से पहले होते हैं। महाराष्ट्र का एग्जांपल उठा लो, दिल्ली देख लो और अब बंगाल देख लो। और चलो मान लेते हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, विपक्ष के नेता ही सबसे ज्यादा करप्ट होते हैं, तो फिर बीजेपी सरकार की ईडी ने कन्विक्शन कितनों का करवाया? 1% के आसपास, वो एक भी पूरा नहीं होता है। 200 केसेस में नतीजन जो कन्विक्शन हुआ है वो 2 का हुआ है, क्योंकि शायद कन्विक्शन मकसद था ही नहीं ना, वो एजेंडा था ही नहीं। एजेंडा था डराना, एजेंडा था धमकाना, पार्टी से नेताओं को चुराना। इसीलिए 25 प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर्स पिछले कुछ सालों में बीजेपी में समा गए। अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, अशोक चवन, शुभेंदु अधिकारी, सारे ईडी के मारे थे, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपने आप ये केसेस गायब हो गए, जैसे कोई अलौकिक शक्ति आ गई है। और बताइए, लोग मजाक उड़ाते हैं जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। दिक्कत यह है कि टीएमसी को यह खेल अच्छे से पता है। उनके कई सीनियर लीडर्स इसी तरीके से बीजेपी में समा गए, शुभेंदु अधिकारी समेत। और यही है बीजेपी की भी सबसे बड़ी दिक्कत, इतने सारे लीडर्स लिए तब भी जीतने के आसार अभी भी नहीं दिख रहे हैं बंगाल में। बंगाल में फिलहाल यह जोक सर्कुलेट हो रहा है कि इलेक्शन से पहले दूसरी पार्टी स्टार कैंपेनर्स भेजती है, बीजेपी ईडी को भेजती है। अमित शाह का तो एक कार्टून टीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जारी किया है, जहां वो ईडी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है, जल्दी जल्दी ईडी भेजो।
ये ईडी का इस्तेमाल का पैटर्न इतना प्रिडिक्टेबल हो गया है, इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि आज दो बार कोई सोचता भी नहीं है, देखता भी नहीं है। मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं, अगर ये पब्लिक तमाशा नहीं हुआ होता तो ये रेड भी हेडलाइंस तक नहीं आता। रेड्स और रायट्स का अब ये खेल बंगाल में अगले 3 महीनों में आपको दिखने वाला है। माना, मैं एग्री करता हूं, माना कि किसी सीटिंग चीफ मिनिस्टर को यह शोभा नहीं देता है कि वो एक सेंट्रल एजेंसी के रेड के दौरान दखलंदाजी दे, लेकिन जब सरकारी तंत्र मंत्र का दुरुपयोग इस तरीके से होगा तो इंसान भला और क्या करे। और अब ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को पॉलिटिकल बना दिया है। उनका चैलेंज है कि इस रेड के बाद बीजेपी के जितने सीट आने भी थे अब वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि बंगाल में लोगों को बीजेपी की सच्चाई और उसकी डेस्परेशन दिखने लगी है। लेकिन ईडी का इस्तेमाल ऐसे क्यों हो रहा है? बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, फिर बंगाल में आखिर दिक्कत क्या है भाई? नंबर 1, सबसे पहले तो कांग्रेस वाली दिक्कत है बीजेपी को बंगाल में। इफ नॉट ममता देन हु? ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है पिछले इतने सालों में, लेकिन फिर लोग बीजेपी के चिराग शुभेंदु को देखते हैं और कहते हैं हमें माफ कर दीजिए। এই তৃণমূলের চোরের টাকায় সেবাশ্রয়ে যাবেন না। এরা হিন্দু জনসংখ্যা জন্মহার কমানোর জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রক ট্যাবলেটও দিয়ে দিতে পারে। কে হরিদাস পাল তোর বাপকে বেতন দেয়। नंबर 2, इसमें कोई डिबेट नहीं है कि बीजेपी ने बंगाल में शानदार बढ़ोतरी हासिल की है। 2016 में 3 सीट्स, 2021 में 77 सीट्स, लेकिन 147 सीट्स का जो आंकड़ा है जो बीजेपी को चाहिए पावर में आने के लिए, वो अभी भी बहुत दूर है। और इस लोकसभा में बीजेपी उल्टा गया, 18 सीट्स थी पहले, गिर के 12 हो गई हैं। तो कहीं बीजेपी ऑलरेडी बंगाल में पीक तो नहीं कर गया? नंबर 3, बंगाल बीजेपी के लिए हाई प्रायोरिटी एरिया है। खुद अमित शाह बंगाल की स्ट्रैटेजी को लीड कर रहे हैं। बूथ लेवल मैनेजमेंट, ग्रास रूट यूनिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। अमित शाह अक्सर आपको कोलकाता में मिल जाएंगे। 130 नेशनल लीडर्स को कैंपेन करवाया जा रहा है बंगाल में। और यहां तक कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों को बंगाल में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। नंबर 4, एक चीज जिसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं है, और वो है टोन डेफनेस टू बंगाली आइडेंटिटी। अब बीजेपी के जब अनपढ़ कार्यकर्ता खुद बांग्लादेश को बंगाली बना देंगे और बंगाली को बांग्लादेशी बना देंगे, तो जाहिर सी बात है कि बंगाल के लोगों को यह जाहिलपना भाएगा नहीं। और हालांकि बंगाल में हिंदुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर हिंदू धर्म को इस्तेमाल करके, हिंदू धर्म को डिस्क्रेडिट करके, हिंदू धर्म को जो वायलेंट बनाया जा रहा है, वहां के लोगों को इससे दिक्कत है। इस बात को वो पसंद नहीं करते हैं। नंबर 5, एक और मुद्दा जिसका जिक्र ममता ने पिछले 2 दिनों में काफी बार किया है, वो है SIR का जो तमाशा हो रहा है। जिस तरीके से, जिस तेजी से, जिस भारी मात्रा में वोट्स काटे गए हैं, उसे ममता बनर्जी ने वोट चोरी के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। खासकर कि महिला वोटर्स का नाम कटना बंगाल में ममता इसे एज अ कंस्पिरेसी के दौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। जहां कांग्रेस वोट चोरी को इलेक्शन का मुद्दा ना बना पाई, वहीं टीएमसी इसे पुरजोर कोशिश कर रही है जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके और वोट्स भी लिया जा सके। ममता बनर्जी ने वामपंथियों से बंगाल को जीतने में अपनी आधी जिंदगी, ऑलमोस्ट अपनी जान लगा दी थी। आज बीजेपी बंगाल को जीतने के लिए आमदा है और उसकी कई वजह हैं। नंबर 1, अगर सैफरन फुटप्रिंट आपको और बढ़ाना है तो बंगाल आपको जीतना होगा। बीजेपी यह बात अच्छे से जानती है। नंबर 2, अगर हिंदी हार्टलैंड से बाहर जाना है, अगर आपको एज अ पार्टी ऑफ द हिंदी हार्टलैंड नहीं कहलवाना है अपने आप को, तो आपको बंगाल जीतना होगा। नंबर 3, अगर 2029 में फिर से पावर में वापस आना है, माने कोalition सरकार नहीं बनाना है, तो बंगाल के 42 लोकसभा सीट्स काफी क्रिटिकल रहेंगे जीतने के लिए। नंबर 4, आइडियोलॉजिकल बैटन लाइंस भी आपको दिख जाएंगे। बीजेपी का हिंदुत्व, टीएमसी का सेक्युलरिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। कौन जीतेगा? नंबर 5, अगर बीजेपी जीत जाती है बंगाल में, तो वो दूसरे रीजनल पार्टीज को करप्ट और इनएफिशिएंट प्रोजेक्ट कर पाएगा, अपने आप को एज अ नेशनल ऑल्टरनेटिव दिखा पाएगा। रीजनल पार्टीज का खात्मा भी बीजेपी का एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है। और इसीलिए आप देखोगे, चाहे वो पंजाब हो, बंगाल हो, केरला हो, जो बीजेपी के लिए नामुमकिन स्टेट्स कहा जाता था, हर इलेक्शन में बीजेपी उस जज्बे से लड़ती है जैसे ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो बीजेपी के लिए। दिक्कत बीजेपी की यहां है कि ममता बनर्जी भी इलेक्शन ऐसे ही लड़ती है कि जिंदगी और मौत का खेल हो। इसीलिए 2026 में बंगाल का इलेक्शन द बिगेस्ट इलेक्शन ऑफ द ईयर होने वाला है और इसको हम काफी क्लोजली ट्रैक करेंगे। लेकिन आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो भी हो, देशभक्त पर हम यह कहेंगे कि देखिए किस तरीके से तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। अब दुख की बात यह है
कि यहां तो ऐसा भी नहीं है कि कोई वाटरगेट स्कैंडल अगर हो भी जाए तो कोई अखबार को ये इंफॉर्मेशन दे भी दे तो कोई अखबार ऐसा होगा नहीं जो उसे पब्लिश कर पाए। लेकिन ये जानना होगा एक दिन शायद हमें ये पता चलेगा कि क्यों ईडी ने रेड किया, ये टाइमिंग सस्पेक्ट ऐसा था, क्या चीज ईडी ढूंढना चाहती थी। ये चीजें जानना, इसके बारे में सवाल करना भी काफी जरूरी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो जरूर हमें सब्सक्राइब करिए। patreon.com/देशभक्त पर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं, एक्सक्लूसिव पर्क्स को भी अनलॉक जरूर कर सकते हैं। डू कीप वॉचिंग देशभक्त। इस एपिसोड को लाइक करिए, शेयर करिए।